हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या टाइप्स हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जांपल्स भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। परिकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहा जाता है और साथ ही साथ इसे उपकल्पना भी कहा जाता है। तो कहीं पर भी उपकल्पना परिकल्पना वर्ड दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये हाइपोथेसिस के ही नाम है, परिकल्पना और उपकल्पना। देखिए, जैसे परिकल्पना है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का मतलब होता है संभावित और थीसिस का मतलब होगा कथन। यानी हाइपोथेसिस क्या है? एक संभावित कथन है जो कि रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम बनाते हैं। संभावित कथन, हम रिसर्च शुरू करने से पहले हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं, यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च का रिजल्ट क्या होने वाला है। हम रिजल्ट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं कि हमारा ये रिजल्ट होगा। वो होता है हाइपोथेसिस, संभावित कथन। परिकल्पना एक धारणा होती है जो कुछ साक्ष्यों के आधार पर बनाई जाती है। कुछ साक्ष्यों के आधार पर इसे बनाते हैं, कुछ एविडेंस के आधार पर बनाई जाती है। यह किसी भी जांच का प्रारंभिक बिंदु होता है जो कि शोध प्रश्नों को भविष्यवाणी में परिवर्तित कर देता है। जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम चूज की थी उसकी भविष्यवाणी कर दी। जो हमारी रिसर्च के जो क्वेश्चन थे उसके लिए हमने आंसर पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि इसका ये आंसर होगा। और पूरी रिसर्च में हमें उन्हीं की जांच करनी होती है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जो रिजल्ट हमने प्रेडिक्ट किए हैं पहले से ही, हम उसकी जांच करते हैं कि क्या वास्तव में वो सही है, क्या हमारी हाइपोथेसिस ट्रू हुई। इसमें चर, जनसंख्या और चरों के बीच में संबंध जैसे घटक शामिल होते हैं। इसमें वेरिएबल्स होती हैं, पॉपुलेशन होती है और उनके बीच में रिलेशन देखा जाता है। एक शोध परिकल्पना एक परिकल्पना है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। एक या दो वेरिएबल होते हैं या दो से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनके बीच में संबंधों की टेस्टिंग करने के लिए ही हाइपोथेसिस का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना एक संभावित कथन है जो कि रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम पहले ही भविष्यवाणी कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ये होगा, और उसी की जाँच करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। पूरी रिसर्च में हाइपोथेसिस की जांच करते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस ट्रू हुई है या फॉल्स। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक परिकल्पना की विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता की परिकल्पना को विश्वसनीय मानने के लिए उसे स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। जो भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ सटीक भी होनी चाहिए। तभी उसे विश्वसनीय माना जा सकता है। जब कोई हाइपोथेसिस, हमने जो आंसर हमने प्रेडिक्ट किया है, अगर वो स्पष्ट होगा और सटीक होगा तभी वो विश्वसनीय माना जाएगा, तभी रिलायबल होगा। यदि परिकल्पना एक संबंध परक परिकल्पना है तो इसे चरों के बीच संबंध बताना चाहिए। संबंध परक परिकल्पना यानी दो चरों के बीच में संबंध बनाने के लिए हमने कोई परिकल्पना बनाई है, संबंध बताने के लिए, तो उन दोनों चरों के बीच में हमें संबंध भी बताना चाहिए। परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसमें अधिक परीक्षण करने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। परिकल्पना ऐसी कॉमन नहीं होनी चाहिए, परिकल्पना को स्पेसिफिक होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें टेस्टिंग करने की गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उस हाइपोथेसिस का कोई मतलब नहीं होगा। हाइपोथेसिस बनाई इसलिए जाती है कि उसकी टेस्टिंग की जा सके। परिकल्पना की व्याख्या का तरीका सरल होना चाहिए। परिकल्पना को डिफाइन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और यह भी समझाना चाहिए कि परिकल्पना की सरलता का उसके महत्व से कोई संबंध नहीं है। परिकल्पना को बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस से इसके सिंपलिसिटी का कोई भी संबंध नहीं है। ये केवल समझाने के लिए सिंपल बनाया गया है। उसके बाद परिकल्पना के कुछ सोर्सेज भी हैं कि परिकल्पना को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे घटना के बीच में समानता, जिस घटना पर हम रिसर्च करने वाले हैं उसके बीच में समानता देखकर भी हम परिकल्पना बना सकते हैं। पिछले अध्ययनों या वर्तमान अनुभव या प्रतिस्पर्धियों के अवलोकन के द्वारा भी, जो भी हमारी पिछली रिसर्च रही हैं उनकी स्टडी करके, या फिर वर्तमान में जो भी हमारे
अनुभव रहे हैं उनके आधार पर, या जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम परिकल्पना को बना सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत साइंटिफिक थ्योरी के आधार पर भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। यह सामान्य पैटर्न जो लोगों की सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, कॉमन पैटर्न से भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं। परिकल्पना के मेनली 6 टाइप्स हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, दिशात्मक, गैर दिशात्मक, शून्य परिकल्पना और साहचर्य या आकस्मिक परिकल्पना। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल हाइपोथेसिस, सरल परिकल्पना। सरल परिकल्पना जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल सरल। यह एक आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में संबंध दर्शाती है। सरल परिकल्पना में मेनली 2 ही चर होते हैं और इन दोनों चरों के बीच में ही संबंध को देखा जाता है। एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अधिक सब्जियां खाते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होगा। यहाँ पर अधिक सब्जियां खाना एक स्वतंत्र चर है और वजन कम करना एक निर्भर चर है। स्वतंत्र चर और निर्भर चर, इन दोनों के बीच में ही संबंधों की कल्पना की जाती है सरल परिकल्पना में। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल परिकल्पना। जटिल परिकल्पना में 2 से अधिक चर होते हैं और इनके बीच में अंतर जाना जाता है। सिंपल में केवल 2 ही होते हैं, लेकिन जटिल में 2 से अधिक होते हैं और इनके बीच में हमें संबंध देखना होता है। जैसे वही एग्जाम्पल है, अधिक सब्जियां और फल खाने से एक तो वजन कम होगा, ये हो गया सिंपल, यहाँ तक सिंपल। लेकिन वजन कम होने के साथ साथ त्वचा भी चमकेगी और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होगा। तो इसमें कितने चर हो गए? 2 से अधिक स्वतंत्र चर हैं, 2 से अधिक आश्रित चर या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हैं, उनके बीच में हमें संबंध दर्शाना है। जैसे अधिक सब्जियां खाना, ये हमारा होगा स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वजन कम होगा, त्वचा चमकेगी, हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम होगा, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जटिल परिकल्पना वो होती है जिसमें 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध देखा जाता है। उसके बाद दिशात्मक परिकल्पना। दिशात्मक परिकल्पना का भी नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा। दिशात्मक एक डायरेक्शन में ही चलती है। यह दर्शाता है कि एक शोधकर्ता किस प्रकार बौद्धिक है और किसी विशेष परिणाम के प्रति प्रतिबद्ध है। चरों के बीच संबंध से इसकी प्रकृति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे चरों के बीच में जो हमने संबंध देखा, उससे उसके नेचर का भी अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 साल की उम्र के बच्चे 5 साल की अवधि में उचित भोजन खा रहे हैं, उनका IQ लेवल उचित भोजन न करने वाले बच्चों की तुलना में अधिक है। इससे प्रभाव और प्रभाव की दिशा का पता चलता है। एक डायरेक्शन पता चलती है कि जो 4 साल की उम्र के बच्चे हैं वो 5 साल की अवधि में ज़्यादा भोजन खा रहे हैं, उचित भोजन खा रहे हैं, तो उनका जो IQ लेवल होगा वो भोजन न करने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होगा। एक डायरेक्शन बता दी कि इनकी तुलना में इनका IQ लेवल अधिक होगा। उसके बाद है गैर दिशात्मक परिकल्पना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब इसमें कोई सिद्धांत शामिल नहीं होता है। यह एक कथन होता है कि संबंध की सटीक प्रकृति यानी दशा की भविष्यवाणी किए बिना 2 चरों के बीच में एक संबंध मौजूद होता है। इसमें कोई भविष्यवाणी किए बिना ही 2 चरों के बीच में एक संबंध मौजूद होता है। इसमें डायरेक्शन नहीं दी जाती, इसलिए गैर दिशात्मक परिकल्पना होती है। इसमें कोई सिद्धांत भी शामिल नहीं होता। जैसे उसमें यह एग्जाम्पल दिया था कि उचित भोजन करने वाले बच्चों का IQ कम भोजन करने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिद्धांत, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। उसके बाद आएगा शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस जिसे कहा जाता है। यह एक ऐसा कथन होता है जो कि परिकल्पना के विपरीत होता है। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसके अपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस। मान लीजिए जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा जो हाइपोथेसिस बनेगी उसे शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस कहा जाएगा। एक नकारात्मक कथन होता है और स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं और इसको H0 से दर्शाया जाता है। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है और जो हमारी मेन हाइपोथेसिस है उसको H1 से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, जैसे हमने एक हाइपोथेसिस ले ली। क्या हाइपोथेसिस ले सकते हैं हम कि भारत में मोटापा, भारतीय युवाओं में मोटापा एक समस्या है, तो ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। और इसकी नल हाइपोथेसिस अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे कि भारतीय युवाओं में मोटापा एक समस्या नहीं है। तो हम 2 हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, एक तो मेन हाइपोथेसिस और दूसरी नल हाइपोथेसिस। और हम ये अनुमान लगाकर चलते हैं कि जो हमारी मेन हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाए और जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारी रिसर्च बिल्कुल सही होती है, उससे जो रिजल्ट निकलेंगे वो बिल्कुल
रिलायबल निकलेंगे और हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद लास्ट इसका टाइप है साहचर्य और कारण संबंधी परिकल्पना। साहचर्य परिकल्पना तब होती है जब एक चर में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है, यानी एक चर में परिवर्तन के साथ साथ दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो हमारा साहचर्य या कारण संबंधी परिकल्पना। जैसे कोई भी कार्य है तो उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है, और कार्य है तो उसके पीछे कोई कारण हुआ होगा, यानी एक चर में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी होगा। जबकि कारण परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच में कारण और प्रभाव अंतःक्रिया का प्रस्ताव करती है। किस कार्य का ये कारण है, इस कारण से ये कार्य हुआ, उनके बीच में कारण और प्रभाव की अंतःक्रिया, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है कारण और प्रभाव का, उसका प्रस्ताव करती है। साहचर्य में क्या होगा, एक चर में परिवर्तन के साथ दूसरे चर में परिवर्तन, और कारण संबंधी में कारण और प्रभाव दो या दो से अधिक चरों के बीच में कारण और प्रभाव का इंटरेक्शन होगा कि इस कार्य के पीछे ये कारण है या इस कारण की वजह से ये काम हुआ है। अब हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, प्रतिदिन शर्करा युक्त पेय पदार्थों के सेवन से मोटापा बढ़ता है। चीनी वाले अगर हम पेय पदार्थ पियेंगे तो उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। ये एक सरल परिकल्पना है, ये क्या है, एक सिंपल हाइपोथेसिस है, सिंपल बिल्कुल। इसमें क्या कह रखा है कि मीठे पदार्थों के सेवन करने से मोटापा बढ़ेगा। उसके बाद एक और है कि सभी लिली में पंखुड़ियों की संख्या समान है। यह एक अशक्त परिकल्पना का उदाहरण है। सभी लिली, लिली आपको पता होगा एक फूल का नाम है लिली, तो इसमें हमें ये दे रखा है कि पंखुड़ियों की संख्या समान है। फूल में पंखुड़ियों की संख्या समान है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कोई फूल छोटा है तो उसमें कम पंखुड़ियाँ होंगी, कोई फूल बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पंखुड़ियाँ होंगी। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी लिली के फूलों में पंखुड़ियों की संख्या समान है। इसलिए क्या है, अशक्त परिकल्पना है, अदिशात्मक परिकल्पना है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे की नींद लेता है तो उसे कम सोने की तुलना में कम थकान अनुभव होगी। यह एक दिशात्मक परिकल्पना है। यदि कोई व्यक्ति 7 घंटे सोता है तो जो कम सोता है उसकी तुलना में इसको थकान महसूस नहीं होगी। जो ज़्यादा सोएगा उसे थकान नहीं होगी, जो कम सोगा उसे थकान होगी। तो यह एक दिशात्मक परिकल्पना है, एक डायरेक्शन बता रखी है कि इसकी तुलना में इसकी थकान कम होगी या इसकी तुलना में इसकी थकान ज़्यादा होगी। अब परिकल्पना के कुछ फंक्शंस भी हैं। क्या फंक्शन है परिकल्पना की? परिकल्पना अवलोकन करने के लिए और प्रयोग को संभव बनाने में मदद करती है। ऑब्जर्वेशन में और एक्सपेरिमेंट को संभव बनाती है। कोई भी हम रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें परिकल्पना की जरूरत पड़ती है। परिकल्पना ही हमारी ऑब्जर्वेशन को, हमारे एक्सपेरिमेंट को संभव बनाती है। यह जांच का शुरुआती बिंदु बन जाता है। जांच का शुरुआती बिंदु कैसे बन जाता है? हमारी रिसर्च में हमें जो जांच करनी होती है वो इसी परिकल्पना की जांच करनी होती है, इसी की टेस्टिंग करनी होती है, इसलिए जांच का शुरुआती बिंदु बन जाता है। पहले हम परिकल्पना को बनाएंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। परिकल्पना अवलोकनों को सत्यापित करने में भी सहायता करती है। जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनको सत्यापित करने में भी मदद करती है। यह पूछताछ को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करती है। सही दिशा में एक डायरेक्शन मिल जाती है हमें, हमारी रिसर्च को, तो ये हमारी रिसर्च को भी डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। आज की वीडियो में हमने परिकल्पना होती क्या है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।